नमस्कार दोस्तों। गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं तो हैरान हूँ कि इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया। विजय ने तीसरी बार कहा तो जानकी जी उसका मुंह देखने लगी। यह बात सच थी कि उसकी बेटी श्रेया के लिए आज जो रिश्ता आया था वह अमीर लोग थे। लड़का भी हैंडसम पढ़ा लिखा था और अपने बिजनेस का मालिक था। यूं तो श्रेया भी किसी से कम नहीं थी। बहुत संस्कारी लड़की थी, सुंदर इतनी कि जो देखता वह तारीफ किए बिना न रह सकता। गरीबी और पिता के देहांत के बाद श्रेया ने कपड़े सिलाई करके अपने कॉलेज की फीस दी थी और इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। लेकिन भाई ने आगे पढ़ने की अनुमति ना दी तो जानकी जी ने खामोशी से उसके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। और आज जो रिश्ता आया था उसे देखकर वो खुद हैरान थी। अरे देर करने की जरूरत नहीं है, श्रेया के तो भाग ही खुल गए। इतना अमीर लड़का है। गाड़ी देखी थी, उसके शीशे की तरह चमक रही थी। अपनी श्रेया तो राज करेगी। जल्दी से उसे अपने घर का करो और उसके बाद अपनी बेटी का सोचो, श्रेया की भाभी पूजा ने कहा। तो विजय भी सोच में पड़ गया। जटमंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ और एक हफ्ते बाद ही जानकी की बेटी श्रेया ब्याह कर सर्वेश के घर चली गई। श्रेया सेज पर घूंघट में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह अंदर आया, यह नाखून पॉलिश क्यों लगाई है? मुझे सख्त जहर लगती हैं वह लड़कियां जो इतना फैशन करती है। उतारो इसे अभी और इसी टाइम, सर्वेश ने गुस्से से कहा। तो श्रेया हैरान होते हुए उठ खड़ी हुई। श्रेया ने कपकपाते हाथों से अपने नकली नाखून उतार दिए। सर्वेश ध्यान से उसे देख रहा था। आज के बाद मैं तुम्हें इतने ज्यादा मेकअप में ना देखूं। मुझे ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। और मैंने सुना है कि तुम पढ़ने कॉलेज भी जाया करती थी। किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चलाया हुआ? सर्वेश ने शक भरे स्वर में कहा। तो श्रेया के ऊपर आसमान टूट पड़ा। उसने ऐसी बातों का तो सोचा भी नहीं था। कंपकपाते स्वर में उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सर्वेश ने आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोच लिया। अगर मुझे कभी पता चला कि तेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर है तो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा, आंखें निकालते हुए सर्वेश कह रहा था। श्रेया थर थर कांप रही थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि सर्वेश किस स्वभाव का इंसान है। अगली सुबह जानकी उसे मिलने आई तो श्रेया को बिल्कुल खामोश देखकर हैरान रह गई, जबकि पूजा तो आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे घर की सजावट देख रही थी। कितने अमीर लोग हैं यह श्रेया, तेरे तो भाग खुल गए। ना तेरी शक्ल किसी काम की है और ना ही तुझे भगवान ने इतनी अकल दी है। लेकिन भगवान ने न जाने कैसे तुझे इतने अमीर घर में ब्याह दिया। शादी को तीसरा दिन था। श्रेया बेखबर सो रही थी जब किसी ने उसे बालों से पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया। श्रेया घबराकर उठी। बालों में दर्द की चीज से टीसें उठ रही थी। सर्वेश सामने खड़ा था, खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। मैंने रात को कहा भी था कि सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। अभी तक उठकर मेरा नाश्ता क्यों नहीं बनाया? घोड़े बेचकर सो रही है। तुझे आराम करने के लिए ब्याह कर नहीं लाया, सर्वेश ने चिल्लाकर कहा और साथ ही एक जोरदार थप्पड़ श्रेया को दे मारा। श्रेया फटी फटी नजरों से उसे देखती रही। रात उसने जल्दी ऑफिस जाने को बताया जरूर था, लेकिन घर में कामकाज करने वाले कई नौकर थे। श्रेया को अंदाजा न था कि नाश्ता उसे बनाना है। वह गाल पर हाथ रखकर सिसकती हुई कमरे से बाहर निकल आई। किचन में जाकर उसने जल्दी जल्दी सर्वेश के लिए नाश्ता बनाया और बाहर ले आई। वह बार बार घड़ी देखते हुए नाश्ते का इंतजार कर रहा था। खड़े खड़े ही उसने चाय की प्याली उठाई और मुंह से लगा ली। यह क्या बनाकर लेके आई है? इतनी शक्कर? तुम्हें माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया? गरम चाय की प्याली उसने जमीन पर फेंकी तो चाय श्रेया के नंगे पैरों पर जा गिरी। एक सिसकी उसके होठों से निकली। सर्वेश बकता झकता घर से निकल गया था। सामने ही सोफे पर सर्वेश की माँ बैठी थी। वह तो यूं देख रही थी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। श्रेया सिसकियां लेती वापस अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद सास ने आकर उसे कमरे से भी निकाल दिया। अंदर कमरे में सोई रहेगी
तो घर के कामकाज कौन करेगा? मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। सर्वेश को नौकरों के हाथ का बना खाना पसंद नहीं है। आज से खाना भी तुम बनाओगी और घर के कामकाज भी तुम ही करोगी, सास ने कहा और अपने कमरे में चली गई। श्रेया तो इतने बड़े घर को देखकर सोच रही थी कि कहाँ से सफाई शुरू करूं। जैसे तैसे करके उसने घर के काम निपटाने शुरू कर दिए। साफ सुथराई करते करते ही उसे दोपहर के 12 बज गए। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। श्रेया ने घबराकर मोबाइल देखा। सर्वेश की कॉल आ रही थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी ओर से सर्वेश ने कहा, मैं 15 मिनट में घर आ रहा हूँ, खाना तैयार होना चाहिए। सर्वेश की बात सुनते ही श्रेया के हाथ पैर फूल गए। उसने तो अभी तक खाना नहीं बनाया था। मोबाइल वहीं फेंक कर वह लपक कर किचन में आई और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन 15 मिनट में क्या हो सकता था? 15 मिनट के बाद सर्वेश की गाड़ी घर के बाहर रुकी। वह अंदर चला आया। श्रेया के हाथ पैर फूल रहे थे। सर्वेश आते ही कुर्सी पर बैठा और श्रेया को आवाज लगाई, खाना कहाँ है? उसके स्वर में गुस्सा था। श्रेया काम कर रह गई। वह मैं घर की सफाई कर रही थी, इसलिए खाना नहीं बना। बस थोड़ी देर रुक जाए, अभी बना कर ले आती हूँ, श्रेया ने कहा। लेकिन सर्वेश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया, लेकिन वह कुछ न बोला। श्रेया उल्टे कदमों के किचन में चली गई। चूल्हे पर रखे खाने के नीचे उसने आंच तेज कर दी। कपकपाते हाथों से उसने 10 मिनट के बाद खाना लाकर सर्वेश के सामने मेज पर रखा, जो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए बैठा था। खाना सामने रखकर श्रेया खड़ी हो गई तो सर्वेश ने एक नज़र सामने बर्तनों पर डाली। गर्मा गर्म खाने में से भाप उठ रही थी। गरम दाल के प्याले को सर्वेश ने हाथ में पकड़ा और एक झटके से उसे श्रेया की ओर उछाल दिया। गरम दाल श्रेया के गर्दन और सीने को जलाती हुई उसके पैरों पर गिरी तो एक जोरदार चीख उसके होठों से निकल गई। सर्वेश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर श्रेया की चुटिया दबोच ली। खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ निकाली, मुझे पहले ही शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ ने कहा कि गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाती तो वह सेवा करेगी। लेकिन यह सेवा है तेरी कि पति को समय पर खाना तक नहीं दे सकती। तुझ जैसी औरतें तो बस मुंह काला कर सकती हैं। सर्वेश चुटिया को झटके देता हुआ जोर जोर से श्रेया को थप्पड़ मार रहा था। वह बेचारी बुरी तरह से सिसक रही थी। कुछ जल जाने का दर्द और कुछ अपने पति के हाथों मार खाने के दुख से श्रेया थर थर कांप रही थी। सर्वेश ने उसी पर बस न किया। थप्पड़ मार मार कर उसके हाथों में दर्द होने लगा तो वह अचानक पलटा और उसने नीचे झुककर अपना जूता उतार लिया और दनादन श्रेया के सर पर बरसाने लगा। तो जैसी लड़कियों का यही हाल होना चाहिए। पति की सेवा करते हुए जान जाती है, दो रोटियां बनाते हुए हाथों में कीड़े पड़ रहे हैं। सर्वेश किसी साइको की तरह न जाने क्या क्या कुछ बोलता जा रहा था। श्रेया को मार मार कर जब वह थक गया तो उसने वहीं उसे एक तरफ लुढ़का दिया। श्रेया बेहाल होते हुए वहीं गिर पड़ी। सर्वेश जैसे आया था वैसे ही उल्टे कदमों चला गया। कुछ देर बाद श्रेया को होश आया तो उसे हैरत हुई कि उतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी उसकी सास कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी। श्रेया ने उठना चाहा तो उसकी नज़रें अपनी सास पर पड़ी, जो आराम से अपने कमरे से निकलकर उसकी ओर आ रही थी। खबरदार, तूने इस सब के बारे में किसी को बताया तो। पति अपनी पत्नियों पर गुस्सा करते ही हैं। अच्छी और संस्कारी औरतें खामोशी से सब सहन करती है, श्रेया की सास ने पत्थर दिल बनते हुए कहा। तो श्रेया हैरत से देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। थप्पड़ों और जूतों से उसके चेहरे पर नील पड़ चुके थे। दायां कान फट कर सूज गया था और कनपट्टी से भी खून बह रहा था। सर में तो इतना दर्द हो रहा था, यूं लग रहा था कि सारे बाल उखड़कर हाथों में आ गए हैं। श्रेया ने अपने 18 साल की जिंदगी में कभी इतना दर्द सहन नहीं किया था। वह उल्टे पैरों दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ज़्यादा देर उसे सास ने रोने भी ना दिया था। शाम होने से पहले उसकी सास कमरे में चली आई। चल जल्दी से बाहर आ, सर्वेश के आने का समय हो रहा है। वह शाम के समय ताज़ा खाना खाता है। अगर उसे समय पर खाना नहीं मिला तो फिर सुबह वाला हाल करेगा। श्रेया की आत्मा तक कांप उठी। वह अपनी चोटों और दर्द को भुलाकर जल्दी से कमरे से निकल आई।
और अब किचन में जाकर खाना बनाने लगी। शुक्र था कि इस बार सर्वेश के आने से पहले खाना तैयार हो गया था। सर्वेश ने तो ताज़ा महकता हुआ खाना अपने सामने देखा तो उसका मूड अच्छा हो गया। खाने के बीच उसने एक दो बार श्रेया की तारीफ की। रात को वह कमरे में आया तो यूं था जैसे उसने श्रेया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, लेकिन श्रेया को तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी। मुझे अपनी माँ से बात करनी है, श्रेया ने कहा तो सर्वेश का मुस्कुराता चेहरा एकदम बदल गया। उसने फोन निकालकर जानकी जी का नंबर मिलाकर श्रेया के हवाले कर दिया। श्रेया ने फोन कान से लगाया। वह चाहती थी सर्वेश वहां से उठकर चला जाए ताकि वह जानकी जी को बता सके कि सर्वेश ने उसके साथ क्या व्यवहार किया है, लेकिन सर्वेश खड़े तेवरों से उसे वहीं घूरता रहा, उसके सामने बैठा रहा। श्रेया ने मुश्किल से हालचाल पूछा ही था कि सर्वेश ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उसके हाथ से लिया। जानकी जी हेलो हेलो करती रह गई। आंटी, अभी हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, बाद में फ्री होकर आपकी इससे बात करवाता हूँ, सर्वेश ने मीठे स्वर में कहा तो जानकी जी खुशी से निहाल हो गई। कितना अच्छा दामाद मिला है जो मेरी बेटी का इतना ख्याल रख रहा है, उसने सोचा। सर्वेश फोन काट चुका था और अब उंगली उठाकर श्रेया को धमकी दे रहा था, खबरदार जो अपने घर वालों में से किसी को बताया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया सर्वेश की आंखों में उतरता हुआ खून देखकर सहम गई। कुछ दिन चैन से गुजरे। श्रेया ने एक बार सर्वेश से मिन्नत की कि वह उसे उसके मायके जाने दे, लेकिन सर्वेश एक साइको इंसान था। वह श्रेया को खुश होते देख नहीं सकता था, इसलिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि शादी के एक सप्ताह के बाद श्रेया की पुरानी चोटें कुछ कुछ ठीक हो गई थी। उस शाम उसने डरते डरते सर्वेश को फोन किया कि रात के खाने के लिए उसे क्या खाना है। सर्वेश शायद दूसरी तरफ अच्छे मूड में था। उसने श्रेया की खूब तारीफ की और कहा कि आज तो दाल चावल खाने का दिल चाह रहा है, इसलिए मेरे लिए अच्छे से दाल चावल बनाना। श्रेया ने फोन रख दिया और खामोशी से किचन में चली आई। दाल चावल की तैयारी करते उसकी सास ने भी उसे कई काम बोले, कभी चाय बना दो, कभी दवा दे दो। हालांकि खुद आराम से वहाँ लॉन्ज में बैठी थी, टीवी देख रही थी। श्रेया खामोशी से उनके सारे काम करती रही। उसे तो अब इन माँ बेटों से डर लगा रहता था। सर्वेश का व्यवहार कभी तो बहुत अच्छा होता और वह कभी इतने गुस्से में आ जाता कि श्रेया बेचारी सहम जाती थी कि किस पल उसका मूड बदल जाए। श्रेया को कुछ खबर नहीं होती थी। उसने बहुत मेहनत से दाल चावल तैयार किए क्योंकि सर्वेश खाने में छोटी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। 8 बजे के करीब सर्वेश घर आया तो लगातार मोबाइल चला रहा था। उसने कोट उतार कर श्रेया की तरफ तकरीबन फेंका और आदेश दिया, चाय बनाकर लाओ। श्रेया खामोशी से पलट गई। चाय बनाकर वह लेकर आई तो सर्वेश अभी तक मोबाइल पर नजर जमाए हुए बैठा था। क्या खाना नहीं बनाया जो चाय उठा कर ले आई हो? अकल कहाँ है तुम्हारी? पहले खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा? उसने गुस्से से कहा तो श्रेया डर कर रह गई। खाना तो तैयार है, आपने खुद ही कहा था चाय लाने को, उसने कांपते हुए स्वर में कहा। सवेर खामोशी से उठकर मेज पर आ बैठा। श्रेया लपक कर किचन में गई और जल्दी से खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रख दिया। सर्वेश ने प्लेट में दाल निकाली और उसके साथ में जैसे ही श्रेया ने चावलों की प्लेट रखी, वह एकदम भड़क उठा। चावल बनाने को किसने कहा था? आज दिन में भी चावल खाए हैं, अब रात के समय भी चावल खा लूं? तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं 2 टाइम चावल नहीं खाता? कैसी पत्नी हो तुम? सर्वेश के चिल्लाने पर श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सास वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा कि यह तो है ही जाहिल और कामचोर लड़की, इसे समझ ही नहीं आता कि पति का दिल कैसे जीता जाता है। जल्दी से जा किचन में और रोटी बनाकर ले आ, सास ने आदेश दिया तो श्रेया उल्टो पैरों किचन में चली गई। जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर वह ले आई तो सर्वेश अभी तक मोबाइल में ही व्यस्त था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। श्रेया के आते ही उसे देखकर उसने खुद को गंभीर बना लिया। श्रेया ने रोटियां उसके सामने रखी। वह खाना खाने लगा। खाने के समय भी वह मोबाइल ही देखा जा रहा था। जैसे ही दूसरी रोटी खत्म हुई, सर्वेश ने तीसरी रोटी के लिए हॉट पॉट में हाथ बढ़ाया, मगर श्रेया ने तो सिर्फ 2 ही रोटी बनाई थी। सर्वेश का पेट तो भर चुका था, लेकिन वह आदत से मजबूर था।
अचानक ही उसने अपने सामने रखे खाने के बर्तन उठाकर पटके और एकदम चिल्लाने लगा। छोटे घर की कम अक्ल की औरत, सिर्फ 2 रोटियां क्यों बनाई थी? श्रेया घबराकर उठी, लेकिन सर्वेश कड़े तेवरों के साथ अपनी बेल्ट खोल रहा था। आज तो तुझे सबक सिखाता हूँ। उसने बेल्ट खोली और श्रेया के शरीर पर बरसाने लगा। बेल्ट की मार इतनी तेज थी कि श्रेया को जहां जहां पड़ती उसके होठों से चीख निकलती जाती थी। वह माफिया मांगती रही और सर्वेश के आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन सर्वेश को जैसे कोई दौरा पड़ गया था। वह पूरी ताकत से श्रेया पर अपनी मोटी बेल्ट बरसाने लगा। मार मार कर जब वह थक गया तो एक तरफ बैठकर हाँफने लगा। श्रेया की हालत बुरी हो चुकी थी। उसके शरीर में जहां जहां बेल्ट के लोहे वाला हिस्सा लगा था, वहां से खून रिस रहा था और कई जगह नील पड़ चुके थे। सर्वेश का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह आराम से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन श्रेया अब सहन नहीं कर सकती थी। वह एकदम अपनी जगह से उठी और बाहर की ओर भागी। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन सर्वेश के बड़े घर को छोड़ते हुए उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। अंधाधुंध सड़कों पर भागते हुए लगातार रो रही थी। रुकी तो तब जब वह अपनी माँ के छोटे से घर के सामने जाकर खड़ी हुई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा बजाया तो अंदर बैठी जानकी जी और विजय चौंक गए। इस समय कौन आ गया? जानकी जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी श्रेया को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। श्रेया की हालत बुरी थी। सारा चेहरा नीला और जख्मों से भरा था। हाथों से खून रिस रहा था। अंदर आते ही वह जानकी जी से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। विजय और उसकी पत्नी पूजा भी चले आए थे। सभी श्रेया को इस हालत में देखकर हैरान थे। जानकी जी तो खुद भी रोने लगी थी। माँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। सर्वेश इंसान नहीं जानवर है और वह बात बात पर मुझे मारता पीटता है। श्रेया अपने जख्म दिखाते हुए बुरी तरह से रो रही थी। जानकी जी का दिल तो जैसे तड़प कर रह गया, मगर विजय खामोश खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। इतनी मामूली सी बात पर तलाक थोड़ी ना करवाई जाती है। इतने ऊंचे परिवार में तो तेरी शादी की है और पहले ही मुश्किल से बड़ा रिश्ता मिला था, और अब तलाक के बाद तुझे कौन पूछेगा? पूजा बोली। तो श्रेया तड़प उठी। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। आप विजय भाई से कहें कि वह सर्वेश से बात करे। लड़ाई झगड़ा तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह जानवरों की तरह मारता क्यों है? श्रेया फूट फूट कर रो रही थी। विजय कभी पत्नी का चेहरा देखता और कभी अपनी माँ और बहन का। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि किस तरह एक आदमी ने उसकी बहन को मारा पीटा है। लेकिन इससे पहले कि वह घर से बाहर निकलता, अचानक पूजा उसके सामने आ गई। होश से काम लो, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? वह पति पत्नी का आपस का जाति मामला है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भगवान ना करे तुम्हारी बात पर गुस्से में आकर सर्वेश ने श्रेया को तलाक दे दी, तो कल को तुम्हारी माँ ही बोलेगी कि बहन का घर उजाड़ दिया। पूजा ने डराते हुए अपने पति से कहा तो विजय के कदम जमीन पर जम से गए। जानकी जी तड़प कर उठी और बोली, उसे जाकर सर्वेश से बात करने दो। आखिर क्यों श्रेया को मारता है? श्रेया में कोई कमी तो नहीं, जानकी जी ने कहा। लेकिन पूजा गुस्से से पलटी। बस करो माँ, बजाय बेटी का घर बसाने के उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। हम लोग पहले ही रुचि की शादी को लेकर परेशान हैं, ऊपर से इसको भी घर बिठा लोगे तो रुचि का रिश्ता कहीं से नहीं आएगा। सब समझेंगे जैसी बुआ है वैसी ही भतीजी भी होगी। पूजा ने अपनी बेटी का नाम लिया तो जानकी जी खामोश हो गई। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई तो सभी ने चौंक कर मुड़कर देखा। दरवाजे पर सर्वेश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। अंदर आते ही उसने ऊंची आवाज में नमस्ते किया तो श्रेया घबराकर माँ के पीछे छुप गई थी। यह मेरा और मेरी पत्नी का जाति मामला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी श्रेया पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं इसे ले जाने आया हूँ, सर्वेश ने विनम्र स्वर में कहा। श्रेया ने घबराकर जानकी जी का हाथ थाम लिया, लेकिन विजय कभी अपनी जवान होती बेटी को देखता और कभी इस सारे मामले को। आखिर उसने हाथ उठाकर कहा कि ठीक है, हमें सर्वेश की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी अगर पति गुस्सा करता है तो भी श्रेया को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसने कोई ऐसी बदतमीजी की होगी। विजय की बात पर श्रेया फूट फूट कर रो दी,
लेकिन विजय ने उसका हाथ पकड़ा और सर्वेश के हाथों में थमा दिया। अपनी पत्नी को ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम दोनों जैसी मर्जी रहो, विजय ने कहा। और तो सर्वेश ने भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया और श्रेया का हाथ थाम कर घर से बाहर ले आया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। उसमें श्रेया को बैठाते ही उसकी ओर पलटा और देखा। तुम्हारे भाई ने क्या कहा? अब तुम मेरी जागीर हो, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी करूं। घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि पति से बिना पूछे घर से बाहर जाने का नतीजा क्या होता है। उसकी आवाज पर श्रेया कांप कर रह गई। उसे पता था कि घर जाकर वह उसके साथ क्या करेगा। उसने वैसा ही किया। घर आते ही उसने एक बार फिर से बेल्ट और जूते और थप्पड़ से श्रेया को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। जब वह मार मार कर थक गया तो आराम से बिस्तर पर लेट गया। श्रेया खामोशी से अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। क्या करती? आज भाई से मदद मांग कर तो उसने देख लिया था, लेकिन भाई ने तो साफ जवाब दे दिया था। श्रेया ने अपने भाग्यों को स्वीकार कर लिया। जानकी जी उसे फोन करती भी तो अब वह उससे कुछ न बताती। सर्वेश का मूड एक दिन अच्छा होता तो अगले दिन वह उसे रुई की तरह धुन के रख देता। श्रेया खामोशी से मार खाती रहती। उसे विश्वास था अगर उसने अपने भाई को शिकायत लगाई तो एक बार फिर वह उसे अपना घर बसाने को ही कहेगा। धीरे धीरे श्रेया की शादी को 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में वह सूख कर कांटा हो गई। सर्वेश हर समय उस पर शक करता और एक दिन जब वह घर आया तो उसके माथे पर बल थे। सुबह से तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है, पता नहीं उसे क्या परेशानी है, यह लो भाई से बात करो। उसने मोबाइल श्रेया के सामने पटका और खुद भी सामने बैठ गया। विजय की कॉल आ रही। श्रेया ने फोन कान से लगाया तो दूसरी ओर उसका भाई बड़े अच्छे मूड में श्रेया को बता रहा था कि उसने अपनी बेटी रुचि की शादी तय कर दी है। बड़े अच्छे और अमीर लोग हैं, अगले हफ्ते शादी है, तुम जरूर आना। विजय ने कहा तो सर्वेश ने इतना सुनते ही फोन काट दिया और दाएं बाएं टहलने लगा। साथ साथ वह श्रेया को बिना मतलब की बातें सुनाता रहा, लेकिन उसे पता था कि अगर श्रेया को नहीं भेजेगा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसने श्रेया को मायके जाने की अनुमति दे दी। श्रेया मायके आई तो घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सर्वेश ने तो आने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन श्रेया ने भतीजी की शादी में खूब बढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था। जानकी जी उसे देख देख कर अंदर ही अंदर रोती रहती थी, लेकिन श्रेया ने किसी बात को उसके सामने न आने दिया। रुचि के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग थे, मगर उसका दूल्हा कुछ अजीब सा था और कुछ ज्यादा ही खामोश था। लॉन में जयमाला के फौरन बाद खाना शुरू हो गया था। फेरों के बाद रुचि को लाकर स्टेज पर बैठा दिया गया। श्रेया भी उसके बराबरी में बैठी थी। वहीं पर पूजा और विजय भी खड़े थे। अचानक रुचि का दूल्हा उठा और बोला, खाना बहुत ही घटिया है। उसने टेबल पर पड़ी हुई चीजें उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहा भी था माँ को कि इन दो कौड़ी के लोगों में रिश्ता मत करो, पर माँ को तो सिर्फ रुपया पैसा बचाने की पड़ी रहती है। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था कि सभी लोग दंग रह गए। विजय फटी फटी नजरों से अपने दामाद को देख रहा था। वह एकदम आगे बढ़ा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए किसी होटल से खाना मंगवा देता हूँ, उसने कहा। लेकिन उसके दामाद ने उसे जोरदार धक्का दिया। औकात देखी है अपनी किसी होटल से खाना मंगवाने वाली है कि नहीं? ढाबे से दाल रोटी मंगवा कर मेरे सामने रख दोगे? तुम्हारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं नजर आ रही, उसने कहा तो विजय बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया। लॉन में जैसे कोई तमाशा सा लग गया था। श्रेया भी शर्मिंदा सी खड़ी थी। अचानक ही दुल्हन बनी रुचि उठी। उसने अपने बाप की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त न हुई थी। उसने धीरे से अपने पति से कहा कि पापा के साथ इस तरह बात मत कीजिए, आपको जो खाना है बताइए, वह ले आएंगे। रुचि ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उसका दूल्हा उसकी ओर पलटा। क्या कहा जुबान चलाती है, इतने लोगों के सामने मुझे सिखाती है कि मुझे क्या करना है। उसने दोनों हाथों से अपनी दुल्हन का गला दबोच लिया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। फेरों का भी मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था और हॉल में सबके सामने विजय के दामाद ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। विजय तो अपने सीनों को पकड़े बैठता चला गया। उसकी पत्नी पूजा घबराकर आगे बढ़ी और अपने दामाद को रोकने लगी। यह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरी बेटी को, अभी तो विदाई भी नहीं हुई और तुम इसे मार रहे हो, पूजा ने कहा। तो उसके दामाद ने एक जोरदार धक्का उसे भी दे दिया। चल हट बुढ़िया, अब यह मेरी पत्नी है, इसे मैं इसके साथ चाहे जो करूं। तुम लोग बीच में नहीं आओगे
आओगे तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का धब्बा कितना बुरा होता है पता है ना। वह जोर से हंसा। सभी को अंदाजा हो रहा था कि वह कोई मानसिक रोगी है जिसकी झूठ बोलकर शादी करवा दी गई है। श्रेया घबराई नजरों से यह सब देख रही थी। उसे पता चल रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा था वह अब उसकी भतीजी के साथ होने वाला है। रुचि का पति विदाई का शोर मचा रहा था। उसके घर वाले विदाई की तैयारियां करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दुल्हन बनी रुचि फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक विजय लड़खड़ा कर उठा और खड़ा हुआ। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, अभी और इसी समय तलाक दो इसे। मैं जानता हूँ यह सब कुछ क्यों हुआ है। मैंने अपनी बहन का साथ नहीं दिया। उसका पति उसे इसी तरह जानवरों की तरह मारता पीटता था। वह शिकायत लेकर मेरे पास आई थी तो उसकी तलाक के डर से मैं खामोश हो जाता। अगर मैं उसका साथ देता तो आज मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ ना हो रहा होता। रोते हुए कह रहा था। सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे। रुचि का पति झुंझला गया कि अगर मैं तलाक दे दूंगा तो उससे दोबारा शादी कौन करेगा। बुड्ढे सोच ले। लेकिन विजय फैसला कर चुका था। उसने लोन में ही सभी रिश्तेदारों को बुलाकर सभी के सामने रुचि का तलाक करवा दिया। वो लोग गालियां बकते हुए अपने घर चले गए। विजय और पूजा बुरी तरह से रो रहे थे। पूजा श्रेया से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और बोली, ये तुम्हारी हाय है जो मेरी बेटी को लग गई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो आज मेरी बेटी के साथ हुआ। जब तुम्हारे दर्द का एहसास हुआ कि तुमने क्या क्या सहन किया होगा। पूजा रो रही थी और श्रेया की आंखों से भी आंसू आने लगे। श्रेया के फोन पर अचानक सर्वेश की कॉल आने लगी। सर्वेश खुद तो शादी में आया नहीं और श्रेया को कॉल कर रहा था। विजय ने श्रेया से फोन छीन लिया और फोन को स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से सर्वेश बोल रहा था, तेरे भाई को बोल दे कि तुझे छोड़कर चला जाए। तेरा नौकर नहीं हूं कि तुझे लेने आऊं। तभी विजय जोर से बोला, खबरदार मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात की तो तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तू इसे तलाक दे दे, वरना पुलिस को सबूतों के साथ रिपोर्ट करूंगा और तू कितना जालिम है ये बताएंगे। सर्वेश हक्का बक्का रह गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि श्रेया इतनी आसानी से उसके हाथ से निकल जाएगी। विजय और पूजा उसे अपने घर वापस ले आए और कुछ ही दिनों में मजबूर होकर सर्वेश ने श्रेया को तलाक दे दिया। मगर श्रेया बहुत खुश थी क्योंकि उसे विश्वास था कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि अकेला रहा जाए। कुछ ही समय में अच्छे और सीधे साधे परिवार में उसकी शादी हो गई। यहाँ गुजरते दिन रात ने उसे बताया कि दुनिया में सर्वेश जैसे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपकी रुचि जान सके। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।